Hello students, in this video we discuss next numerical problem of NCERT exercise of chapter current electricity. We take now question number 3.13. What is there in this question? The number density of free electron in a copper conductor estimated is 8.5 into 10 raised to the power 28 per meter cube. ये नंबर डेंसिटी है कॉपर में, हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट भी की थी, इतनी नंबर डेंसिटी आती है कॉपर के अंदर. ठीक है. हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर. भाई ये वायर है, ठीक है, ये वायर है और ये 3 मीटर लंबा है. ये वायर कितना मीटर लंबा है? 3 मीटर लंबा है. 3 मीटर लंबा है, ठीक है ना. 3 मीटर लंबा वायर है. तो कह रहा है कि द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर. ये कॉपर का है, ठीक है, कॉपर कंडक्टर है और इसमें नंबर डेंसिटी कितनी है? 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब. इतनी नंबर डेंसिटी है. तो कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में? इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना समय लगेगा? ये टी निकालना है. टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट from one end of wire to another end. T निकालना है, T निकालना है. अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और डिस्टेंस में क्या आएगा? लेंथ ऑफ वायर. लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी. लेंथ ऑफ द वायर कितनी है? 3 मीटर. ठीक है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? नंबर डेंसिटी हमें दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी या नहीं? तो ये एक इक्वेशन बन गया मेरे पास, 3/Vd. अब Vd निकालना है. अब Vd निकालने के लिए Vd मुझे चाहिए. Vd निकालने के लिए मैं क्या करूं? क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखो जरा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर दे रखा है और करंट दे रखा है 3 एम्पियर. तो Vd यदि मुझे चाहिए तो मेरे पास एक रिलेशन होता है I इक्वल टू NEA Vd, क्योंकि N दे रखा है. ठीक है. तो यहां से Vd क्या आ जाएगा? I/NEA. I कितना है? I करंट कितना है? 3 एम्पियर दे रखा है क्वेश्चन में, और N कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब. और E का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्वेश्चन में दे रखा है 2.0 या 2 लिखिए इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 पर मीटर स्क्वायर, सॉरी, ये दे रखा है. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो लगभग 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड आती है. ठीक है. ये ड्रिफ्ट स्पीड आ जाती है. क्लियर? ये ड्रिफ्ट स्पीड आ जाती है. इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा. देयरफॉर टी क्या आएगा? अब इक्वेशन 1 से टी क्या आ जाएगा? 3/1.1. Vd की वैल्यू रख दें 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4. इसको सॉल्व करेंगे तो 2.73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर +4 सेकेंड. ये आंसर आ गया आपका टाइम. इतना टाइम लेगा इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के यानी वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, इतना सेकंड. अब इसको आवर में लिखें तो 1 सेकंड, वही 1 आवर में कितना सेकंड होता है? 60 मिनट होता है. 60 मिनट का मतलब 60 मिनट होता है 1 आवर में. तो सेकंड कितना हुआ? 60 इंटू 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड. ठीक है. तो 1 सेकंड में कितना आवर हुआ? 1/3600 आवर हुआ 1 सेकंड में. तो इसको यदि मैं 2.73 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 और मल्टीप्लाई कर दूं 1/3600, तो ये आवर में वैल्यू आ जाएगी. और आवर में लगभग ये आएगा 7.57 आवर, यानी लगभग 7.5 घंटे में 3 मीटर लंबे वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा. इतने घंटे में पहुंचेगा. तो ये टाइम टेकन निकाल लिया. इजी है. चलिए इससे आगे बात करते हैं. इससे आगे हम
कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, और जो क्वेश्चंस हम लेंगे 3.13, देखिए एनसीईआरटी में सीधे हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, या एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 3.16 भी हमारे जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उस पर बेस्ड है। देखिए चलिए इसको डिस्कस करते हैं। 3.16 2 वायर्स, 3.16 की बात कर रहा हूं मैं। 2 वायर्स, 2 वायर हैं, ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है। वन ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर, एक एल्युमिनियम का है तो दूसरा कॉपर का है, दोनों की लंबाई समान है। एंड हैव सेम रेजिस्टेंस, और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। विच ऑफ द 2 वायर इज लाइटर, कौन सा वायर लाइटर होगा, हल्का वायर कौन सा होगा। और दूसरी बात पूछ रहा है, हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्युमिनियम वायर्स आर प्रिफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। जो ओवरहेड पावर केबल्स हैं उसमें एल्युमिनियम वायर का ही क्यों यूज किया जाता है। आपको रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम गिवन है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है। तो सबसे पहले तो कौन हल्का है कौन भारी है ये पता करना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉपर वायर, ये दे रखा है। और रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर, ये भी दे रखा है। ठीक है, अब विच वायर इज लाइटर, अब हल्का है या भारी है ये तो पता चलेगा किससे, मास से पता चलेगा भाई। किससे पता चल पाएगा, मास से पता चल पाएगा। अब मास के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इन्वॉल्व करना है तो कैसे करें भाई, सोचो। डेंसिटी दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, तो रिलेटिव डेंसिटी है हमारे पास। अब मास का कॉन्सेप्ट कैसे यहाँ पर लेके रह गया है, मास भाई मास पता लग जाएगा तो हमें हल्का और भारी पता लग जाएगा कि कौन लाइटर है और कौन हेवियर है। तो देखो जरा, सिंस डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सब जानते हैं। ठीक है, अब डेंसिटी को यदि मैं डी लिख देता हूं, मास को एम लिख देता हूं, वॉल्यूम क्या होगा वायर का, एरिया इंटू लेंथ होगा, ये वॉल्यूम होगा। तो मास बराबर क्या आ गया, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी आ गया कि नहीं आ गया, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी आ गया, पक्का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एरिया नहीं पता है, एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। लेंथ दोनों की बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर है। सिंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। यदि मैं कॉपर के लिए लिखूं इसको, तो रो ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर आएगा। यदि मैं इसको एल्युमिनियम के लिए लिखूं, तो रो ऑफ एल्युमिनियम, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एल्युमिनियम आएगा या नहीं आएगा। अब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर दे रखा है, कॉपर का रेजिस्टेंस बराबर है एल्युमिनियम के, है या नहीं, तो दोनों बराबर लिख देंगे। देयरफॉर रो कॉपर, आर कॉपर क्या है, रो कॉपर इंटू एल कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू आर एल्युमिनियम क्या है, रो एल्युमिनियम इंटू एल एल्युमिनियम अपॉन एरिया ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, अब देखो लेंथ भी बराबर है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी, लेंथ बराबर दे रखी है ना, सिंस एल कॉपर इज इक्वल टू एल एल्युमिनियम, तो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां से मैं एरिया ऑफ एल्युमिनियम को इधर लाऊं और नीचे एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ एल्युमिनियम को इधर ले आया, एरिया ऑफ कॉपर नीचे है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, रो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है, तो ये आ जाएगा। यानी एरिया को मैं रेजिस्टिविटी की रेशो में निकाल सकता हूं, एरिया को। ठीक है, चलिए अब मैं मास की बात कर लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। अब मास ऑफ कॉपर लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करके मास ऑफ कॉपर लिखो तो एरिया ऑफ कॉपर आएगा इंटू लेंथ ऑफ कॉपर आएगा इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर आएगा। ठीक है, और यदि मास ऑफ एल्युमिनियम लिखता हूं
तो एरिया ऑफ एल्युमिनियम आएगा, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम आएगा और डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां से मैं लेंथ ऑफ कॉपर निकाल लेता हूं। लेंथ ऑफ कॉपर क्या आ जाएगा? निकालने की जरूरत भी नहीं है, मैं दोनों को डिवाइड, इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूं 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूं। मास ऑफ कॉपर लिखा, मास ऑफ एल्युमिनियम लिखा, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूं, इक्वेशन 4 मान लेता हूं। अब 3 में 4 से डिवाइड कर देता हूं। 3 में 4 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4 वी हैव। ठीक है, तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्युमिनियम, यही तो कर रहे हैं हम। इक्वेशन 3 मास ऑफ कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन 4 मास ऑफ एल्युमिनियम को। तो मास ऑफ कॉपर क्या है? एरिया ऑफ कॉपर इंटू लेंथ ऑफ कॉपर इंटू डेंसिटी ऑफ कॉपर, यही है। और मास ऑफ एल्युमिनियम क्या है? एरिया ऑफ एल्युमिनियम, लेंथ ऑफ एल्युमिनियम और डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? सिंस लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एल्युमिनियम, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिए दोनों। तो क्या बचा? एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ एल्युमिनियम, और इधर बचा डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। अब एरिया ऑफ कॉपर और एरिया ऑफ एल्युमिनियम देखिए जरा। एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ, यहां से एरिया ऑफ एल्युमिनियम अपॉन कॉपर दे रखा है, रो ए एल अपॉन रो सी यू, ये दे रखा है ना। तो रो ए एल अपॉन रो सी यू, तो यहां पर इसको पहले ऐसे लिख लो, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्युमिनियम। इसको इक्वेशन नंबर आप 5 दे दो। सिंस एरिया ऑफ एल्युमिनियम हमने अभी अभी निकाला थोड़ी देर पहले, ये किसके बराबर आया? रो ऑफ एल्युमिनियम अपॉन रो ऑफ कॉपर, यही आया था। एरिया ऑफ एल्युमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, ये आया था। ठीक है, देयरफॉर एरिया, इसका उल्टा लिखूं, एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? रो ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर अपॉन रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, ये हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ एल्युमिनियम। ये रो ऑफ कॉपर अपॉन रो ऑफ एल्युमिनियम इसके बराबर हो जाएगा, इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। अब सब कुछ आपको गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, कितनी है? कॉपर की रेजिस्टिविटी 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, अपॉन एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी गिवन है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। डेंसिटी ऑफ कॉपर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है 8.9 एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम गिवन है 2.7। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लगभग 2.15 ऐसे समथिंग आएगा। ठीक है, जिसको मैं लगभग 2.2 लिख सकता हूं। यानी मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ एल्युमिनियम का जो रेशो है वो इतना आया। इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ कॉपर इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एल्युमिनियम, यानी मास ऑफ कॉपर ज्यादा है मास ऑफ एल्युमिनियम से। तो कौन भारी हुआ? कॉपर भारी हुआ। सो लाइटर कौन हुआ? एल्युमिनियम लाइटर हुआ, एल्युमिनियम का वायर लाइटर हुआ। ठीक है, सो एल्युमिनियम वायर इज लाइटर, तो यहां लिख दो। सो एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसके नेक्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। अब एल्युमिनियम वायर लाइटर है, एल्युमिनियम वायर लाइटर है, इसीलिए तो एल्युमिनियम वायर को ओवरहेड पावर केबल्स में यूज किया जाता है। अगर हम कॉपर का यूज करते ओवरहेड पावर केबल्स में तो कॉपर तो भारी होता है, तो वो क्या हो जाती? सैक डाउन हो जाती, यानी झुक जाती। जो कॉपर का यदि हम ट्रांसमिशन में यूज करते हैं तो कॉपर वायर का तो मास ज्यादा होता है, भारी होती है, इसलिए वो झुक जाती, सैक डाउन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ लाइट वेट we prefer aluminium for long suspension of cable, for long
सस्पेंशन ऑफ केबल्स। ठीक है, यदि कॉपर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कॉपर का यूज करेंगे ओवरहेड पावर केबल्स में, ओवरहेड पावर केबल्स बोलो या ओवरहेड पावर केबल्स बोलो, एक ही बात है, पावर केबल्स, ओवरहेड पावर केबल्स। कॉपर का यूज करेंगे तो वो झुक जाएंगी, ठीक है ना, कॉपर का यूज करेंगे तो सेक डाउन हो जाएंगे, इसलिए हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं क्योंकि ये लाइटर होता है। तो एक ये न्यूमेरिकल डिस्कस हमें करना था। अब थोड़ा सा और देख लो, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन नंबर 3.18 है, इससे पहले भी है क्वेश्चन नंबर 3.17, 3.16 अभी हमने डिस्कस कर लिया। 3.17 क्या है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन ए रजिस्टर मेड ऑफ अलॉय मैग्नीन। तो मैग्नीन का रजिस्टर है, उससे इन ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो यदि आप इसको VI ग्राफ बनाएंगे, इनसे इन वैल्यूज का यूज करते हुए VI ग्राफ बनाएंगे तो लगभग एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि ये जो मैग्नीन है ये ओमिक हो गया। कैसा हो गया, ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, इसलिए कैसा हो जाएगा, ओमिक। तो एक आंसर तो ये हो गया कि ये ओमिक बिहेवियर को शो कर रहा है क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरी बात, जो लोअर वैल्यूज हैं वोल्टेज की, इन लोअर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज के लिए करंट में बहुत कम चेंज आता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो अलॉय की रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करती है एक तरह से, ठीक है। तो ये ओमिक एक तरह से ओमिक नेचर का है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है इन ऑब्जर्वेशन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 3.18 की बात करो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, ए स्टेडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ दीज क्वांटिटीज इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड। कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, ये हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो जब हम स्टेडी करंट फ्लो करते हैं किसी मेटेलिक कंडक्टर से तो डेफिनेटली केवल और केवल करंट कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा, इसका आंसर होगा करंट, क्योंकि करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड ये सब कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। भाई करंट डेंसिटी की बात करें तो J इज इक्वल टू I/A है, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट डेंसिटी। तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी ए बदल रहा है तो करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, तो ये करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। जब नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रक्चर है वो पैरेलल नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं वीक और कहीं स्ट्रांग होगा। तो ये भी एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब ये भी बदलेगा, ड्रिफ्ट स्पीड ये भी बदलेगी। भाई I इज इक्वल टू क्या, ड्रिफ्ट स्पीड की बात हमने की थी, I इज इक्वल टू NEAVD, ये निकाला था, I इज इक्वल टू NEAVD। तो VD क्या आ जाएगा यहाँ से, I/NEA, यानी VD भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया के, यानी एरिया पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब एरिया बदलेगा तो VD भी बदलेगा, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा और करंट डेंसिटी भी बदलेगा। केवल और केवल करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहेगा नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के केस में, क्योंकि ये करंट जो है एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट। सभी कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए क्या ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, नहीं। क्यों एप्लीकेबल होगा, केवल उन्हीं कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा जिनका VI ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, केवल उनके लिए ही तो एप्लीकेबल होगा। यदि जैसे हम बात करें कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जैसे डायोड्स होते हैं वैक्यूम डायोड्स, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं, थायरिस्टर होते हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन सभी केसेज में जो VI ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, कर्व्ड आता है। इसलिए ये तो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे ही नहीं, तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है सभी कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए। केवल उन्हीं कंडक्टिंग एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा जिनका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब डायोड, वैक्यूम डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर,
ट्रांजिस्टर भी होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इनके लिए वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, इसलिए ओम्स लॉ इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी ये सब नॉन ओमिक डिवाइसेज हैं। ठीक है, तो ये गलत है ऐसा कहना। ठीक है, इसका सी और डी पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में सी और डी की बात करेंगे। चलिए 3.19 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। ए पार्ट, alloys of metals usually have resistivity than that of their constituent metals। जो alloy होते हैं metals के, जिन metals से वो बना है, उन metals की तुलना में कोई alloy है, जैसे नाइक्रोम है, ठीक है, नाइक्रोम एक alloy है, वो निकल से, क्रोमियम से और आयरन से बना हुआ है। तो जो अलॉय होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है या कम होती है एज कंपेयर टू जिन मेटल्स से वो अलॉय बना हुआ है। यदि इंडिविजुअल मेटल्स की बात करें और एज ए होल अलॉय की बात करें तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? डेफिनेटली जो अलॉय होगा, जो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जो कि कॉम्बिनेशन है डिफरेंट इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स का, उसके कंपैरिजन में अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा ही होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, क्लियर। दूसरा पार्ट है, अलॉयज यूजुअली हैव मच लोअर और हायर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। प्योर मेटल की तुलना में अलॉय का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? डेफिनेटली अलॉय का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा वो हाई होगा। अलॉय का जब रेजिस्टिविटी हाई है तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी तो हाई होना है। ठीक है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी सॉरी उल्टा बोल गया मैं। अलॉय की रेजिस्टिविटी तो ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन अलॉय का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो लो होता है। कैसा होता है? लो होता है एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स, एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स की तुलना में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है अलॉय का वो लो होता है। कैसा होता है? लो होता है, ध्यान रखिएगा, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है अलॉय का प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नीन। अलॉय मैग्नीन एक अलॉय है, उसका रेजिस्टिविटी कैसे टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होता है, कैसे चेंज होता है? इज नियरली इंडिपेंडेंट या फिर इंक्रीजेज रैपिडली विद टेम्परेचर। भाई रेजिस्टिविटी के केस में मैंने 3 ग्राफ आपको बताए थे, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, और अलॉय के केस में मैंने आपसे कहा था कि ये वीक डिपेंडेंस रखता है, एकदम कमजोर डिपेंडेंस होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? पहले वाला ऑप्शन ठीक है, इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इज नियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि वीक इंडिपेंडेंस रखते हैं रेजिस्टिविटी किस अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती है, इसलिए हम ये ऑप्शन रखेंगे, इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ। ठीक है।